Hello friends, welcome to our channel. Today we will going to study the next part of our chapter nationalism in Europe. So it is the first heading, the French Revolution and the idea of the nation. तो इस टॉपिक के टाइटल से हमें पता चल रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताएगा और फ्रांस में नेशन का आइडिया कैसे बिल्डअप हुआ, जो हम लास्ट ईयर भी थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 9th क्लास की हिस्ट्री बुक में। ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आया था नेशनलिज्म का वो 1789 में आया था। तो आगे पढ़ते हैं। फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वाज अ फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। तो फ्रांस जो है वो फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था, जो मतलब काफ़ी फैला हुआ फ्रांस देश था इन 1789 में, और वो रूल में था एक एब्सोल्यूट मोनार्क के। आपको याद होगा एक मोनार्क था लुईस 16, तो उसी के अंडर में था ये, उसी मोनार्क की बात की गई है यहाँ पर। अब पढ़ते हैं आगे। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। तो इस वाले में पैराग्राफ लाइंस में बताया गया है जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के राइज के समय, उसमें ये बताया गया है कि जो सॉवरेनिटी होती है, मतलब एक तरह से संप्रभुता, देश को, हमारे देश को कंट्रोल करने की जो ताकत है, सॉवरेनिटी का आप यहाँ पे ये मीनिंग समझ सकते हैं। वो मोनार्की से, मोनार्की यानी कि जो तानाशाही बोलते हैं इसको, तानाशाही से फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में आ गई। उनकी एक बॉडी थी उसके हाथों में आ गई, मतलब लोगों के हाथ में अब फैसला होने लगा। पहले बस एक ही बंदा जो है डिसीज़न लेता था, तो इस तरह से लोगों के हाथ में डिसीज़न आने लगा, जो एक तरह का डेमोक्रेसी का रूप बन गया। तो आगे बढ़ते हैं। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो इसमें बताया गया कि रिवोल्यूशन जो है उसने क्लेम किया, ये उसने दिखा दिया, साबित कर दिया कि ये वो पीपल होते हैं, लोग होते हैं उस देश के, जो उस देश को बनाते हैं और उसकी डेस्टिनी को बनाते हैं, यानी कि उसकी एक तरह से किस्मत लिखते हैं, जो किस्मत को बनाते हैं। तो हम जानते ही हैं जैसे आज के समय में देश में लोग होना बहुत ज़रूरी है, लोग ही असली पावर है। जैसे इंडिया भी डेमोक्रेसी कंट्री है, तो यहाँ पे वो अपना रूलर खुद इलेक्ट करते हैं। तो इसी पैराग्राफ में ये सब बताया गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। लाइन्स में बताया गया है कि बिगनिंग से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही फ्रेंच रिवोल्यूशन के, फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने रिवोल्यूशन का स्टार्ट किया और जिसमें पार्ट लिया, उन सब ने अलग अलग मेजर्स और प्रैक्टिसेस को अपनाया, उनको इंट्रोड्यूस किया लोगों के बीच में, जिससे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस बन सके कि हम सब एक ही ओरिजिन, एक ही देश से संबंध रखते हैं और हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। और वही सब, मतलब कलेक्टिव फीलिंग जो आजकल हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, हम सब किस तरह से कलेक्टिव होकर कोरोना वायरस को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द आइडियाज़ ऑफ ला पैत्रे का मीनिंग है द फादरलैंड, एंड द ला सिटीजन, ला सितियों, ये फ्रांस में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है द सिटीजन। उन्होंने एम्फेसाइज्ड किया द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स। मतलब ये जो दो आइडियाज़ थे, इन दो आइडियाज़ ला पैत्रे द फादरलैंड और सिटीजन ने, इन्होंने एम्फेसाइज किया। एक नोशन मतलब आइडिया होता है, नोशन किस तरह का आइडिया कि ये यूनाइटेड कम्युनिटी जो है वो इंजॉय करे इक्वल राइट्स, यानी सबको, पूरे देश की जो कम्युनिटीज़ हैं सबको इक्वल राइट्स मिले अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक सेट ऑफ रूल्स की बुक होती है, जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो वही बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। उसमें बताया गया है कि एक नया फ्रेंच का फ्लैग बनाया गया, ट्राई कलर मतलब उसमें 3 कलर थे, वो चूज़ किया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया जो पुराना रॉयल फ्लैग होता था। रॉयल फ्लैग मतलब जो राजा का लुई 16 का फ्लैग था, उसको चेंज करके नया फ्रेंच फ्लैग लगाया गया। तो इस तरह से मोनार्की से हम पीपल्स यानी डेमोक्रेसी में आ गए।
तो द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। तो स्टेट जनरल वो बॉडी थी जो एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट करते थे, जिनको उनको बाद में नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया था। क्योंकि एक नेशन बन गया था, उसको नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया था। तो न्यू हिम्स मतलब होता है गाने, एक तरह से जो पुराने कैसे जैसे हिम्स जो है वो कंपोज किए गए, ओथ्स ली गई और मार्टियर्स कमेमोरेटेड और इन द नेम ऑफ द नेशंस। मतलब हिम्स मतलब जो गाने गाए जाते हैं, पुराने किस्से गाए जाते हैं, पुराने सॉन्ग। लेकिन इसमें न्यू हिम्स है तो नए वाले बनाए गए। पहले जो थे वो राजा महाराजाओं की गाथा गाते थे, अब नए जो बनाए गए उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि हमारे देश की फीलिंग। जैसे हमारे यहाँ वंदे मातरम एक हिम्स है, एक तरह का हिम हमारे लिए। ओथ्स मतलब प्रतिज्ञा ली जाती हैं, वो ली गई। जैसे प्रेसिडेंट हमारे यहाँ ओथ लेते हैं जब नया कोई प्रेसिडेंट बनता है, तो वही बताया गया। एंड मार्टियर्स जो होते हैं हमारे, वो जी, तो जो मार्टियर्स को हम देखते हैं, तो मार्टियर्स मतलब जो हमारे जो लोग मर गए, वो सब देश के नाम पे मर गए, और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्लेस में लाया गया, मतलब एग्जिस्टेंस में लाया गया। उसने फॉर्मुलेट किए यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ विद इन इट्स टेरिटरी। तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसने लाया गया, और उसने लॉज बनाए जो सभी देशवासियों के लिए एक जैसे थे विद इन इट्स टेरिटरी। तो टेरिटरी के बीच में ही करेंगे, टेरिटरी के अंदर ही करेंगे, वो बाहर किसी दूसरे देश में नहीं बना सकते, कि उनका खुद का है। फिर आगे पढ़ते हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबोलिश। तो इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, यानी एक तरह से टैक्स होते हैं ये सब, तो टैक्स को हटाया गया, और जो ड्यूज़ बचे हुए थे उन सबको एबॉलिश कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, और एक नया यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया वेट्स एंड मेजर्स का, उसको एडॉप्ट किया गया। तो उस तरह से फ्रेंच को लोगों को काफ़ी हेल्प मिली। और रीजनल डायलेक्ट्स थी, यानी रीजनल जो लैंग्वेज थी उन सबको डिस्करेज किया गया, और एक नई लैंग्वेज फ्रेंच जो थी, मतलब वो स्पोक की गई जाती थी पेरिस में, उसको लिखा गया और स्पोक बोलना सिखाया गया लोगों को। और फ्रेंच जो है फिर वहाँ की कॉमन लैंग्वेज बन गई, एक तरह से उनकी नेशनल लैंग्वेज बन गई। द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। तो इसमें बताया गया था रिवोल्यूशनरीज जो थे उन फ्रेंच वाले, उन्होंने फर्दर डिक्लेयर किया कि वो उन्हीं का मिशन है और उन्हीं की किस्मत है कि उन्होंने फ्रेंच को तो लिबरेट कर ही दिया है, और वो आगे बाकी जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उनको भी इस डेस्पोटिज्म से हटाएंगी, जो ये राजाओं का सिस्टम है, और कोई अगर उन पर राज करे उन सबको हटाकर। तो दूसरे शब्दों में मतलब इन अदर वर्ड्स बताया गया कि वो दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे, यूरोप वालों को, दूसरे जो नेशंस है, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, आसपास के एरियाज़ है, उनको नेशन बनने में, उनको ग्रो करने में, इसमें बताया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। When the news of events in France reached different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobean clubs. इसमें बताया गया है कि जब ये वाली न्यूज़ स्प्रेड हुई फ्रांस में और अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ में पहुंची, तो यूरोप के जो स्टूडेंट्स थे और पढ़े लिखे जो मिडिल क्लासेस के लोग थे, उन्होंने एक जैकोबियन क्लब नाम के ग्रुप्स बनाए। ये क्लब्स थे जैकोबियन क्लब्स, ये भी हमारा पढ़ा था हमने 9th में। तो देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। इसमें बताया गया है कि इन जैकोबियन क्लब्स की एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स ने एक रास्ता बना दिया, एक वे बना दिया फ्रेंच आर्मीज़ के लिए, जो जिससे वो हॉलैंड में चली गई, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, और मच ऑफ इटली का बहुत ज़्यादा पार्ट में 1790s में चले गए। और विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वर्क्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द हेड ऑफ नेशनल अब्रोड। तो इस तरह से रिवोल्यूशनरी वॉर्स के थ्रू फ्रेंच आर्मीज़ ने नेशनलिज्म का आइडिया अब्रोड में भी पहुंचा दिया, यानी अपने दूसरे यूरोप के कंट्रीज़ में पहुंचा दिया। ये देखिए मैप दिया गया है, इसमें बताया गया है, यूरोप का मैप है ये। तो इसमें हमारा फ्रेंच ही रहा, और आसपास के देश ये सब इसके नेबरहुड्स कंट्रीज़ हैं। इस तरह से ये बताया गया है। ये यहाँ पर रशिया दिया गया है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। Okay students, so now we are going to study the next paragraph. So here it is written that
Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो इन लाइन्स में बताया गया है कि विदिन द वाइड स्वैथ ऑफ टेरिटरी, वाइड स्वैथ मतलब एरिया होता है, स्वैथ मतलब एरिया होता है, जो वाइड एरिया है टेरिटरी का, दैट केम अंडर हिज कंट्रोल। यहाँ पे जो हिज बात की गई है वो नेपोलियन के बारे में बात की गई है, नेपोलियन ही हिज है, तो नेपोलियन बोनापार्टे की बात की गई है। नेपोलियन बोनापार्टे जो थे, क्योंकि हम जानते ही हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पहले मोनार्की थी लुई 16 की, उसके बाद डेमोक्रेसी आई, जैसा भी हमने पढ़ा था, और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से फ्रांस को कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद उसने इंट्रोड्यूस किए रिफॉर्म्स, मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। तो उनके बारे में बताया गया, जो रिफॉर्म्स किए उसने। तो थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो इसमें बताया गया कि जैसे कि मोनार्की रिटर्न हुई, नेपोलियन ने, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है कि हाँ उसने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करी दी, तभी तो वो मोनार्की आई। तो आगे बताया गया, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मतलब जो लो कंट्री का लो है चलाने में, जिसको कंट्री को चाहिए, जो वो वाला जो फील्ड था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका, उसने इनकॉर्पोरेट किए रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नए रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। तो उसने नए प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया जिससे कि जो पूरा सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रेशनल मतलब सही हो गया था, एक एथिकल टाइप से हो गया था और एफिशिएंट हो गया था, जो काफ़ी अच्छा निकल के आया बाद में। तो इसमें बताया गया है कि इसको द सिविल कोड ऑफ 1804 बोलते हैं, या फिर यूजुअली इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। तो ये 1804 में उसने सिस्टम को अच्छा बनाया, एफिशिएंट बनाया। तो ये जो नेपोलियनिक कोड था, उसने क्या किया, उसने सारे प्रिविलेजेस तो ले लिए जो बर्थ बेसिस पे थे, यानी कि जो राजा महाराजाओं के जो बच्चे थे उनको प्रिविलेजेस जो मिलते थे, उनको जो एक्स्ट्रा जो हेल्प मिलती थी, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता था, वो सारे डिड अवे का मतलब है ले लिए, उनसे ले लिए गए और सबको इस्टेब्लिश हो गई, इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो गई। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही नेक्स्ट किंग बनेगा या नेक्स्ट किसी अथॉरिटी में बड़ा ऑफिसर बनेगा, ऐसा नहीं था। तो इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो गई बिफोर द लॉ के सामने इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो गई, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया गया कि सबको अपनी प्रॉपर्टी रखने का राइट था, और जिस कोई दूसरी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, इस तरह से उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता था। तो इसमें बताया गया है आगे कि दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो इस कोड को, ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 है, नेपोलियनिक कोड बोलते हैं इसको, इस कोड को और ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया दूसरे रीजन्स में भी जहाँ पे फ्रेंच का कंट्रोल था पहले से ही। तो इस तरह से वो ये कोड फैल गया काफ़ी। अब इन द डच रिपब्लिक, डच का जो रिपब्लिक कंट्री है, और स्विट्ज़रलैंड में, इटली में और जर्मनी में, नेपोलियन ने सिंप्लीफाई किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एक सिस्टम होता है, उसको एबॉलिश किया। तो फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर हम, हाँ, तो यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम के बारे में बताया गया। फ्यूडल सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें क्या बोलते हैं, जो हमारे पीजेंट्स होते हैं उनको लैंड दिया जाता था, और वो बदले में उस पर काम करते थे, उसके बदले में उनको खाना वगैरह कुछ मिल जाता था। तो ये काफ़ी बेकार सिस्टम था, क्योंकि उनको ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पा रही थी उसमें। उनको लैंड, वो अपना ही लैंड पहले ही गवर्नमेंट को देते थे, और उसी से अर्निंग करके वो थोड़ा बहुत दिन का कमा लेते थे और खा लेते थे। तो उसको अबॉलिश कर दिया गया। वो फार्मर्स और पीजेंट्स के लिए काफ़ी नुकसान वाला सिस्टम था ये। तो ये नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम भी किए, ये उसी में से एक, उसने फ्री करा पीजेंट्स को फ्रॉम सर्फडम एंड मैनुअल ड्यूज को। तो सर्फडम और मैनुअल ड्यूज इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे यहाँ पर। तो सर्फडम का मतलब है जो ये पीजेंट्स होते हैं, उसमें सर्फडम जो टर्म है, इसमें बताया जाता है कि जो हमारे पीजेंट्स हैं वो उनको मतलब लैंड के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। मतलब अगर कोई बड़ा ऑफिसर या लैंडलॉर्ड अपने लैंड को किसी दूसरे बंदे को बेचता है,
तो साथ में अटैच्ड होकर वो वर्कर्स, वो लेबरर्स या वो पीजेंट्स भी उनके साथ ही चले जाएंगे। सर्वटर्म ये वाली प्रैक्टिस होती है जिसमें उनको वो लैंड के साथ बांध दिया गया है उन मज़दूरों को, जिसके पास भी वो लैंड जाएगा वो मज़दूर भी उनके साथ साथ चले जाएंगे, वो यही था। और मिनरल ड्यूज़ भी इसी तरह से उनके वो थे जो फार्मर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, तो उनको लैंड दिया जाता था काम करने के लिए कि हम तुमको लैंड देंगे और तुम आगे चलकर इस पे काम करो, हमारे लैंड पे काम करो, उसके बदले में हम तुम्हें थोड़ा बहुत लैंड देंगे। लेकिन वो लैंड बहुत कम होता था तो उनके ड्यूज़ रह जाते थे, बहुत ज़्यादा उन पर कर्जा हो जाता था बिजनेस पे, उनको परेशानी होती थी। तो इन द टाउन्स में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे वो रिमूव कर दिए गए। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम था और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था उसको इम्प्रूव कर दिया गया था। साथ में यहाँ पर जो है मैं मैनुअल ड्यूज़ को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैनुअल ड्यूज़ में ऐसा था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो पीजेंट्स को लैंड देते थे रेंट पर काम करने के लिए, और उससे वो कमाकर अपने लिए ज़िंदगी चलाते थे पीजेंट्स होते थे, और साथ में उनको पे भी करते थे जो लैंडलॉर्ड्स को था। लैंडलॉर्ड्स को पे करते थे, इससे लैंडलॉर्ड्स को काफ़ी फ़ायदा था और वो बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज करते थे। तो इस तरह से पीजेंट्स जो थे वो पॉवर्टी में जा रहे थे, उनको नुकसान हो रहा था, तो ये सब अबॉलिश कर दिया नेपोलियन ने। अब इसमें आगे बताया गया है कि जो हमारे इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है, गिल्ड एक तरह से ट्रेड के लिए होता है, तो ट्रेड पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे, अप्रोच करता हूँ तो उसको रिमूव कर दिया गया, वो फ्रीली ट्रेड कर सकते थे अब नाउ पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन। अभी आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं इंजॉयड एंड न्यू फाउंड फ्रीडम। तो ये फ्रीडम थी फ्री ट्रेड की, पहले तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, बहुत मुश्किल हो जाता था, तो इजीली ट्रेड नहीं कर पाते थे। और बिजनेसमैन जो होते थे और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल के हमारे प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, पर्टिकुलरली जिसकी बात कर रहे हैं वो है, इन्होंने रियलाइज़ किया कि यूनिफॉर्म लॉज जो हैं वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, और एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेज़र, मतलब हर जगह एक ही तरह के वेट्स की यूनिट और मेज़र्स की यूनिट्स जो है, मेज़रमेंट्स की यूनिट्स सेम होती थी, तो उससे ईजिली हो जाता था, कम्युनिकेशन में ईजी होता था। तो इस तरह से ये बताया गया। एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, तो सबकी नेशनल करेंसी कॉमन थी, सब पूरे फ्रांस में एक ही करेंसी थी, तो उससे फैसिलिटेट होता था मूवमेंट ईजिली, सब कुछ फैसिलिटीज़ बहुत ईजी हो गई थी, काम करना थोड़ा आसान हो गया था, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है कैपिटल वन रीजन टू अनदर करना बहुत ईजी हो गया था उनके लिए। आगे इसमें बताया गया है, हावेवर इन द एरियाज कनकर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। तो जो एरियाज कनकर्ड मतलब जीते गए थे, उसमें जो रिएक्शंस होते थे लोकल लोगों के, पॉपुलेशंस के, फ्रेंच रूल के, वो मिक्स होते थे। मिक्स का यहाँ पे मतलब है, इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। तो बहुत से इनिशियली मतलब शुरुआत में कुछ प्लेसेस पे जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड और कुछ सिटीज़ हैं जैसे ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, इसमें फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया एज अ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स मतलब वो इंट्रोडक्शन ला रहे, लिबर्टी ला रहे थे वहाँ पर, लिबर्टी यानी फ्रीडम लाने वाले हार्बिंगर्स थे, तो उनको अच्छे के रूप में देखा जाता था। लेकिन बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन जो ये इनिशियल का एक एंथुजियाज्म, खुशी थी, था, लेकिन ये जल्दी ही सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब एग्रेसिवनेस में बढ़ गया, और ये बहुत ब्रूटल हो गया था। एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। तो ये इसलिए थोड़ा ब्रूटल और बेकार हो गया था क्योंकि ये क्लियर हो गया था डैट जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे हैं रियल प्रैक्टिस में हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज टैक्सेशन, उसके बाद इंक्रीज टैक्सेशन हुआ, सेंसरशिप हुई, मतलब बहुत सी चीज़ों को बंद कर दिया, उन पर सेंसर लगा दिया, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज,
यहाँ पे बताता हूँ, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है कि ज़बरदस्ती, मतलब एक तरह से सेना में या मिलिट्री में लोगों को ज़बरदस्ती भर दिया जाता था। जैसे वर्ल्ड वॉर के समय इंडिया से भी बहुत से लोगों को ब्रिटिश अपनी तरफ से वॉर लड़ने के लिए ले जाते थे, जिसमें उन्हें ज़बरदस्ती बिना उनकी इच्छा के गाँवों से लोगों को उठा लिया जाता था और उनको फ्रेंच की आर्मीज़ में डाल दिया जाता था। तो यहाँ पे ये बताइए, फ्रेंच के लोगों के लिए हम ब्रिटिश वालों ने हमारे साथ किया था ऐसा, हमारे लोगों को वो ज़बरदस्ती आर्मी में भर देते थे। तो इससे क्या होता था, पूरा देश लगभग आर्मी के रूप में चला जाता था। तो फ्रेंच आर्मीज़ को ज़रूरत थी उनकी, जिससे कि वो बाकी यूरोप को भी कॉन्कर कर सके, जीत सकें। बट ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो सब लोगों ने आउटवे करने की कोशिश करी एडवांटेजेस की। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो हुए, ये जो अभी हमने पढ़े थे ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव के चेंजेस हुए थे, नए नए अरेंजमेंट्स हुए थे, तो उन सबको सबने करके, मतलब उनसे ऊपर उठ के उनका फ़ायदा उठाना चाहा एडमिनिस्ट्रेटिव के चेंजेस का, जो नए। तो हम सब जानते हैं, सब लोग मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर चाहते थे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम सेकंड पार्ट मेकिंग ऑफ नेशनल यूरोप अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। तो जब आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तभी तो हम आगे बढ़कर और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, और आप लाइक करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम आगे चल पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।